रूपा की मावा कचौड़ी ने पूरे गोकुल धाम का दिल तो जीत लिया, लेकिन जश्न के बीच हो गया एक भयंकर कांड। दादी की दी हुई बेशकीमती रॉयल अंगूठी रूपा की उंगली से अचानक गायब है। क्या आटा गूंथते वक्त वो खानदानी अंगूठी किसी कचौड़ी के अंदर छिप गई? इस रहस्य को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में सुबह के उस समय में जाना होगा जब इस साड़ी सेंटर में ग्राहकों की भीड़ किसी कुंभ के मेले से कम नहीं थी। दुकान में सबसे पहला और सबसे अजीब नज़ारा था हमारे गोल्डन क्रो यानी पोपटलाल का। जो इंसान पिछले 15 सालों से अपनी शादी का कार्ड छपवाकर छाती से लगाए घूम रहा है, वो इंसान आज एक या दो नहीं बल्कि पूरी 6 साड़ियां खरीद रहा था। रतन तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, तालियां पीट पीट कर पोपटलाल की तारीफों के पुल बांध रहा था कि आज तक किसी ने एक साथ 6 साड़ियां नहीं ली। रूपा भाभी भी मक्खन लगाते हुए बोली कि होने वाली भाभी कितनी लकी है। लेकिन तभी दुकान के कर्मचारी मोती ने वो सच उगल दिया जो पोपटलाल के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। मोती ने मासूमियत से कह दिया, अच्छा हुआ आपकी शादी नहीं हुई पोपट भाई, वरना हमारी ये 6 साड़ियां कैसे बिकती। मोती की इस बात ने पोपटलाल के ख्याली पुलाव में सीधा पानी भेर दिया। रतन ने झट से मोती को डांट कर मामला संभाला, लेकिन सच तो सच है। दुकान में तो साड़ियों की आंधी चल रही थी, लेकिन गोकुल धाम के क्लब हाउस में टप्पू सेना के खुराफाती दिमाग अलग ही रॉकेट साइंस लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर रूपा रतन साड़ी सेंटर और उनकी कचौड़ियों का ऐसा भौकाल मचा हुआ था कि टप्पू सेना के होश उड़ गए। टप्पू तो जेठालाल को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी ही स्कीम्स लाने का आइडिया दे रहा था, और हमारा गोली, उसे तो दुनिया की हर चीज में सिर्फ खाना दिखता है। उसका मास्टर प्लान था कि एक गीजर खरीदने पर 1 किलो गाजर का हलवा और फ्रिज के साथ आम रस फ्री दे दो। तभी वहां सोनू खुशी से झूमती हुई आई। उसने बताया कि महिला मंडल ने ऐसी ऐसी साड़ियां खरीदी हैं कि आज सबके घरों में माताओं का मूड 7वें आसमान पर है और 1 हफ्ते तक 56 भोग बनने वाले हैं। सोनू बेचारी थोड़ी मायूस थी कि वो शॉपिंग पर नहीं जा पाई। अब टप्पू भला अपना हीरोपंती दिखाने का मौका कैसे छोड़ता। उसने तुरंत सीना तान कर कहा, टेंशन क्यों ले रही है सोनू, मैं हूं ना, चल मैं तुझे साड़ी दिलाकर लाता हूँ। लेकिन टप्पू ये भूल गया था कि जहां सोनू होती है वहां उसका चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा यानी आत्माराम तुकाराम भिड़े कहीं न कहीं से प्रकट हो ही जाता है। भिड़े गुस्से में आग बबूला होते हुए वहां आ धमका। उसका पारा इतना हाई था जैसे अभी टप्पू को कच्चा चबा जाएगा। भिड़े ने उंगली दिखाते हुए जो टप्पू की क्लास लगाई है, तुम क्यों सोनू को साड़ी दिलाओगे, मैं हूं उसका बाबा, खबरदार जो उसके आसपास भी भटके। भिड़े की ये पजेसिवनेस देखकर टप्पू की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। टप्पू ने सफाई देने की कोशिश की कि वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड के नाते मदद कर रहा था, लेकिन भिड़े के आगे किसी की कहाँ चलती है। उसने साफ कह दिया कि वो, माधवी और सोनू खुद मॉल जाएंगे, बीच में किसी और की जरूरत नहीं है। खैर, भिड़े का ये रोज का ड्रामा तो चलता ही रहेगा, लेकिन असली कॉमेडी तो तब शुरू हुई जब साड़ी सेंटर में हमारे गोकुल धाम के रोमियो जूलियट यानी बाघा और बावरी की एंट्री हुई। बाघा ने दुकान में कदम रखते ही अपना टिपिकल ज्ञान बांटना शुरू किया कि जो इस ऑफर का लाभ ना उठाए उसका दिमाग खाली। लेकिन मजे की बात तो तब हुई जब बाघा का सामना पोपटलाल से हुआ। बाघा ने अपने उसी झुके हुए अंदाज में पोपटलाल को चौपटलाल जी कह दिया। पोपटलाल का गुस्सा तो देखने लायक था। बाघा ने हड़बड़ाकर कान पकड़े और अपनी पेटेंट लाइन मारी, गलती से मिस्टेक हो गई। जब बाघा को पता चला कि पोपटलाल ने अपनी ख्याली होने वाली पत्नी के लिए 6 साड़ियां ली हैं, तो बाघा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके बाद शुरू हुआ बावरी का साड़ी सिलेक्शन राउंड। बावरी ने मोती भाई को धोती भाई कहकर जो बेइज्जती की है, वो तो अलग ही लेवल की थी। मोती ने बावरी को इम्प्रेस करने के लिए कहा कि वो एक साड़ी में सुष्मिता लगेंगी और दूसरी में शिल्पा। बावरी को एक साड़ी इतनी पसंद आई कि उसने मोती को 2 सेम टू सेम साड़ियां पैक करने को कह दिया। जब मोती ने पूछा कि 2 क्यों, तो बावरी का जवाब सुनकर बाघा के तो प्राण ही सूख गए। बावरी ने बड़ी मासूमियत से कहा, एक मेरे लिए और एक बाघा के लिए। बाघा पसीने पसीने हो गया। मैं साड़ी नहीं पहनूंगा बावरी जी। बावरी ने हंसते हुए समझाया कि सेम कपड़े से बाघा के लिए कुर्ता बनेगा, ताकि दोनों मैचिंग मैचिंग पहन सके। रतन ने भी इस निब्बा निब्बी के प्यार में आग में घी डालते हुए 25% डिस्काउंट दे दिया, और रूपा भाभी ने प्यार से बावरी को जीजी यानी बहन कहकर स्वादिष्ट कचौड़ियों का डब्बा थमा दिया। लेकिन अभी तो असली हंगामा होना बाकी था दोस्तों। दुकान से निकलकर साड़ियां और कचौड़ियां गोकुल धाम के हर घर में पहुंच चुकी थीं, और हर घर का नज़ारा किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीन जैसा था।
भिड़े के घर में माधवी ने अपना दिमाग लगाकर 16,000 की साड़ियों को 12,000 में सेट कर लिया था, जिसे देखकर कंजूस भिड़े भी इम्प्रेस हो गया। वहीं सोढ़ी के घर में साड़ियों की इतनी वैरायटी देखकर सोढ़ी पाजी रतन से पार्टी मांगने की प्लानिंग कर रहे थे। अय्यर बबीता जी की खूबसूरती के कसीदे पढ़ रहा था और कचौड़ियों को टेस्ट का किंग बता रहा था। लेकिन सबसे मजेदार माहौल तो हाथी भाई और तारक मेहता के घर पर था। हाथी भाई के घर में कोमल भाभी बड़े चाव से अपनी नई साड़ी दिखा रही थी कि वो कैसी लग रही हैं, लेकिन हमारे हाथी भाई और गोली की नजरें तो साड़ी पर थी ही नहीं। उनके नथनों में तो सिर्फ शुद्ध देसी घी और मावे से भरी मीठी कचौड़ी की खुशबू समाई हुई थी। हाथी भाई तो भूख से इतने बेहाल हो गए थे कि उन्होंने सीधे कोमल से खाने की गुहार लगा दी। अरे मम्मा, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बस वो मावे वाली कचौड़ी दे दो। कोमल भाभी के लाख पूछने पर भी बाप बेटे का ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने पर था। जैसे ही कचौड़ी हाथी भाई के मुंह में गई, उनके चेहरे पर जो सुकून था, मानो उन्हें साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। गोली तो आंखें बंद करके ऐसे स्वाद ले रहा था जैसे मुंह में स्वाद का इंद्रधनुष खिल गया हो। उधर तारक मेहता का हाल भी हाथी भाई से कुछ कम नहीं था। तारक बेचैन होकर अंजलि से कचौड़ी मांग रहा था, लेकिन अंजलि अपनी साड़ी का पल्लू लहराते हुए पूछ रही थी, पहले बताओ ना, इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। अब तारक ठहरा चालाक लेखक, उसने अपनी जान और कचौड़ी बचाने के लिए तुरंत एक शायरी चिपका दी। साड़ी में छिपी है अदा निराली, लेकिन कचौड़ी के क्रंच में बसी है खुशहाली। तारक का ये पैंतरा काम कर गया और अंजलि भाभी मक्खन की तरह पिघल गईं। इधर गोकुल धाम वाले कचौड़ियों के स्वाद में डूबे हुए थे और उधर साड़ी सेंटर में रतन अपनी 5वीं सालगिरह की सफलता पर पागलों की तरह नाच रहा था। तभी अचानक हाथी भाई का फोन आता है और वो रतन को कचौड़ियों की जमकर तारीफ करते हैं। कोमल भाभी भी फोन लेकर कचौड़ियों के कसीदे पढ़ती हैं और हाथी भाई मजाक में कचौड़ी के 4-5 डब्बे और मंगवाने की बात करते हैं। माहौल में चारों तरफ सिर्फ हंसी, खुशी और सफलता गूंज रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान ज्यादा आसमान में उड़ने लगे तो ऊपर वाला अचानक उसकी डोर खींच लेता है। फोन रखने के बाद रतन बड़े गर्व से रूपा को बता रहा था कि कैसे पूरी सोसाइटी उसकी कचौड़ियों की दीवानी हो गई है। लेकिन तभी उसकी नज़र रूपा के खाली हाथों पर पड़ी। रतन ने घबराकर पूछा, वो थारी खानदानी राजसी अंगूठी कहाँ है? रूपा ने अपने दोनों हाथ देखे, लेकिन वो बेशकीमती रॉयल अंगूठी गायब थी। रूपा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और वो रोने वाली शक्ल बनाकर बोली कि उसे नहीं पता अंगूठी कब और कहाँ गिर गई। अब क्या होगा? वो राजसी सोने की अंगूठी कहाँ गई? क्या वो दुकान की किसी साड़ी की तह में छिप गई है, या फिर गलती से किसी कचौड़ी के मसाले में गूंथकर गोकुल धाम के किसी निवासी के पेट में जा पहुंची है? भिड़े, अय्यर और रतन के चेहरे की उड़ी हुई रंगत बता रही है कि अब सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। क्या गोकुल धाम वासी जासूस बनकर इस अंगूठी को ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह कचौड़ी लवर हैं तो इस वीडियो को ज़ोर से लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मज़ेदार और चटपटे वीडियो रोज़ बना सकूं। थैंक यू।